तो आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 50 प्रश्नों का डिस्कशन जो रोज क्लासरूम में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, शोषण की पहली रासायनिक प्रवस्था होती है। दोस्तों बात करें शोषण का तो इसको दो भागों में बांटते हैं। शोषण को पहला भाग जो होता है इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। दूसरा जो भाग इसका होता है इसको करेब चक्र बोलते हैं। करेब चक्र इसको करेब साइकिल इसको बोल सकते हैं, करेब साइकिल बोलते हैं। दोस्तों ये जो होता है ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में पूरा होता है, साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। और ये जो होता है करेब चक्र ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तब दोस्तों प्रश्न पाते हैं, प्रश्न है शोषण की पहली रासायनिक प्रवस्था होती है दोस्तों, ये देखिएगा पहली क्या होती है ग्लूकोलाइसिस होती है, ग्लूकोलाइसिस में पूरा होती है। तो आंसर तो इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है अनोक्सी शोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। दोस्तों अनोक्सी शोषण वो होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूरा होती है। दोस्तों अगर देखिएगा तो इसमें जो होता है दोस्तों ये ग्लूकोज के टूटने से 2 ATP का इसमें निर्माण भी होता है, 2 ATP का इसमें निर्माण भी आता है। इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सही नहीं है। पहला ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो ये सही है। दूसरा है इसका अंतिम उत्पाद CO2 अल्कोहल एवं CO2 ये भी दोस्तों सही है। तीसरा इसकी क्रिया में ATP के 2 अणु का निर्माण होता है दोस्तों, ये भी सही है। और चौथा है अनोक्सी शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रियम दोस्तों पूरा हो दोस्तों, ये इसे पूरा नहीं होती। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। दोस्तों ये कोशिका द्रव में पूरा होता है। अगर पूछ दे अनोक्सी शोषण का शोषण क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, ये कोशिका द्रव में पूरा होता है। इसका आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा, कोशिका द्रव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमाशय जठर ग्रंथि के उत्तेजित करता है जो जठर रस स्रावित करती है। तो ये जो है ये गेस्ट्रिन ये करती है। तो आंसर इसका दोस्तों ये गेस्ट्रिन हो जाएगा। दोस्तों बात करती है HCl का स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, HCl को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है रंध्र के खुलने सा बंद होने की क्रिया का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो ये साइटोकाइनिन के द्वारा ये होता है। अगर दोस्तों बात करें खोलने का तो ये साइटोकाइनिन ये खोलने का काम साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। और दोस्तों जो होता है ये बंद करने में काम आता है, ये बंद करने के ये काम आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए काल्विन चक्र कितना बार होना चाहिए। दोस्तों बात करें इसका चक्र दोस्तों कितना बार होना चाहिए, तो दोस्तों ये जो होते हैं कम से कम ये 6 बार होना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों ये सी आ जाएगा। और उसके बात करें प्रकाश संश्लेषण का तो इसको दोस्तों ये 2 अवस्था द्वारा पूरा होता है। पहला है लाइट रिएक्शन के द्वारा, लाइट रिएक्शन। दूसरा है डार्क रिएक्शन के द्वारा, डार्क रिएक्शन के द्वारा। दोस्तों ये लाइट रिएक्शन दोस्तों ये हील भी बोल सकते हैं, हील बोल सकते हैं। और दोस्तों ये जो होता है तो ये ग्राना भाग में होता है, ये ग्राना भाग में ये होता है। तो ये दोस्तों ये डार्क की दोस्तों बात करती है अफ्ट्रोमा भाग में होता है, इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, अफ्ट्रोमा भाग में ये होता है। अगला प्रश्न है लसिका में क्या नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों लसिका की बात की जा रही है, इसमें दोस्तों ये RBC और प्लेटलेट्स दोस्तों इसमें फिर दोनों ये नहीं पाए जाते। तो इसका B और D का दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये RBC और प्लेटलेट्स इसमें से दोनों नहीं पाए जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें लसिका का तो इसको दोस्तों बॉडी फ्लड भी इसको कहा जाता है, बॉडी फ्लड भी इसको दोस्तों ये कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है दोस्तों, उनके क्या चीज़ में अंतर होता है दोस्तों, तो उसके दोस्तों देखिएगा तो ये कोशिका वृद्धि में दोस्तों ये कारणीय अंतर होता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा। अगर दोस्तों क्रिस्टीन ग्राम का अनुसार दोस्तों देखिएगा इसको दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसको 2 भागों में किया गया है। और दोस्तों ग्राम पॉजिटिव जो है ये पेप्टिको ग्लाइकोन के दोस्तों ये बना होता है। और दोस्तों ये लिपोली का दोस्तों ये बना होता है, लिपोली ग्राम ये बना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव रक्त की कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन तैयार होता है।
दोस्तों ये क्या चीज़ का तैयार होता है दोस्तों, अगर बात करें एफ्टेटिन का, ये क्या चीज़ का तैयार होता है दोस्तों, ये यीस्ट से दोस्तों ये बना होता है। और दोस्तों ये यीस्ट जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। और दोस्तों यीस्ट को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यीस्ट को दोस्तों ये साइलेंट किलर भी इसको भी कहा जाता है, साइलेंट किलर। अगला प्रश्न है, जूट की रेटिंग के लिए बीज किण्वनकारी सूक्ष्म जीव दोस्तों कौन होते हैं? अगर दोस्तों बात करें जूट की रेटिंग दोस्तों ये होता क्या है, जूट की जब दोस्तों ये फसल होती है तो उसको क्या करते हैं किसान, कई दिन तक पानी में डुबो कर रखते हैं। और दोस्तों ये पानी में डुबो कर रखते हैं तो उसमें से कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसके दोस्तों उसकी खालों को, उसके पत्तों को दोस्तों ये अलग करते हैं। उसी के बारे में दोस्तों उसी को जूट रेटिंग बोला जाता है। और दोस्तों ये कौन सा जीव होते दोस्तों, ये क्लोस्ट्रिडियम एसिब्यूटाइलिकम दोस्तों ये होता है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम दोस्तों ये होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का सर्वाधिक दोस्तों रहा है? तो दोस्तों बात करें पहला विकल्प परिवहन क्षेत्र है, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है, तीसरा विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, और चौथा दोस्तों कृषि वानिकी तथा अन्य भूमि उपयोग क्षेत्र है। दोस्तों देखिएगा 3 नंबर पर दोस्तों विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र दोस्तों यही उसका सबसे प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों, यह ओजोन विघटनकारी एवं वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार सभी पदार्थों को उत्सर्जन पर क्रमशः रोक लगाने हेतु बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दोस्तों ये सही है। दूसरा है कि इसे 1987 में अपनाया गया एवं 1989 में प्रभावी हुआ। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है भारत ने इस पर 1992 में हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये भी सही है। तो अब पूछ रहा है कि कौन कथन सही, दोस्तों इसमें से सभी दोस्तों ये कथन सही हो जाएगा। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, दोस्तों ये बोल रहा है असत इसमें से कौन सा है, दोस्तों इसमें से असत कोई नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? अगर दोस्तों देखिएगा तो इसको जो है ये SO2 से इसको खतरा है। अगर दोस्तों देखिए दिया हुआ है। और दोस्तों ये अम्ल वर्षा कारण दोस्तों ये होती है, अम्ल वर्षा कारण होती है, जिसमें से प्रमुख दोस्तों जिम्मेदार होते हैं SO2 जो दोस्तों H2SO4 दोस्तों ये निर्माण करते हैं। दूसरा दोस्तों होते हैं NO2 दोस्तों, तो ये HNO3 के द्वारा ये प्रभावित इसको करता है। अगला प्रश्न है, जल कांच को भिगोता है क्योंकि जल जो है कांच को भिगोता है क्योंकि दोस्तों अगर देखिएगा तो जल जो है कांच को क्यों भिगाता है, तो पहला ससंजक बल का मान अपसंजक बल के बराबर होता है। दोस्तों बात कर ले ससंजक बल होता क्या है, अगर तो बात कीजिएगा तो ये इसको इंग्लिश में कोहेसिव बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कोहेसिव बोलते हैं। अब दोस्तों प्रश्न पाते हैं को ये कोहेसिव होता क्या है दोस्तों, ये जो होते हैं ये समान परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोस्तों ये क्या होता है, अपसंजक बल होता है। और दोस्तों बात करें अपसंजक बल का दोस्तों इसको अधेसिव बोलते हैं, ये दोस्तों ये भिन्न परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोस्तों ये होता है। अब दोस्तों देखिएगा जल कांच को क्यों भिगोता है, तो इसके दोस्तों प्रमुख रीजन हम लोग कई बार डिस्कशन कर भी चुके हैं, वो राजी बता देते हैं। तो ये संसंजक बल का मान अपसंजक बल के कम होने के कारण कांच को दोस्तों ये भिगा देता है। अब दोस्तों विकल्प पाते हैं, विकल्प क्या क्या दिया है। पहला है अपसंजक बल का मान अपसंजक बल के बराबर होता है, तो दोस्तों ये गलत है। दूसरा है अपसंजक बल का मान समाप्त हो जाता है, दोस्तों ये भी गलत है। तीसरा है संसंजक बल का मान अपसंजक बल पर अधिक होता है, दोस्तों ये भी गलत है। और चौथा दोस्तों है ये कांच के साथ जल का अपसंजक बल के दोस्तों ये अणुओं के बीच के लगने वाला अपसंजक बल दोस्तों ये अधिक होता है, ये दोस्तों ये सही, तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाना शून्य हो जाता तथा 273 केल्विन पर सेंटीग्रेड पैमाना शून्य हो जाता दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन पर शून्य नहीं होता है क्योंकि सभी गैस पर ताप के पूर्व में ही द्रव या ठोस में बदल जाते हैं। अगर दोस्तों देखिएगा तो ये 0 केल्विन लिखिए बराबर ये -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और दोस्तों ये 0 डिग्री सेल्सियस की दोस्तों बात करें तो ये
73 केल्विन के दोस्तों ये बराबर होता है। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा दोनों को दोनों दोस्तों भी क्या है विकल्प ये सही हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय है। अगर तो दोस्तों देखिएगा ये अम्लीय होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब दिया गया है तो हम लोग दोस्तों POH दोस्तों ये 4.5, pH बराबर दोस्तों ये 0, POH दोस्तों ये 14 और तो विधेयता से हम लोग दोस्तों जानते हैं pH प्लस POH बराबर दोस्तों कितना होता है 14 होता है। लेकिन दोस्तों अगर 14 का मान रखिएगा तो pH प्लस 14 बराबर 14। अब दोस्तों ये 14 जाके इधर घट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार दोस्तों ये B और C दोस्तों ये दोनों को दोनों दोस्तों ये हो जाएगा। तो आंसर इसका D हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ध्वनि तरंग 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। यदि उसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो इस ध्वनि तरंग को दोस्तों मानव सुन सकता है, नहीं सुन सकता है, सुन सकता है परंतु महसूस नहीं कर सकता। प्रश्न में उपलब्ध आंकड़े दिए गए संभव नहीं है। तब दोस्तों देखते हैं पहला कि सुन सकता, दूसरा नहीं सुन सकता है। इसको हल करके देखते हैं ये सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है। तो पहले हम लोग दोस्तों बात करती है ऑडिएबल वेव जो होता है, ऑडिएबल वेव जो होता है ये दोस्तों ऑडिएबल वेव ये 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज के बीच दोस्तों ये होता है जिसको हम लोग सुन सकते हैं। अब प्रश्न पाते हैं। प्रश्न दोस्तों भी क्वेश्चन से दिया भी जो दोस्तों ये भी 340 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और दोस्तों बात करें तो तरंग दैर्घ्य का लैम्डा का दोस्तों तो ये 2 सेंटीमीटर दोस्तों दिया गया। तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो 2/100 कर लीजिए, इसको 2/100 इसको कर लीजिए। आप दोस्तों देखते हैं प्रश्न हम लोग दोस्तों जानते हैं कि बराबर वे बराबर दोस्तों ये एन लेम्डा होता है, एन लेम्डा का दोस्तों देखिएगा एन लेम्डा जो हो गया। अब दोस्तों भी का मान कितना दिया क्वेश्चन से 340 दिया गया भी का मान बराबर दोस्तों ये एन लेम्डा का मान दोस्तों कितना है 2/100 मीटर में बदल लिए हैं। तब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये एन का मान कितना निकल जाएगा ये 17,000 इसका दोस्तों ये मान निकल जाएगा। तो जिसको हम लोग दोस्तों ये सुन सकते हैं क्योंकि ऑडियोबल वेव कितना दोस्तों होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच दोस्तों। इसी के बीच दोस्तों ये 17,000 है। इसको हम लोग सुन सकते हैं, इसको हम लोग आराम से सुन सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक फरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब दोस्तों ये क्या होता है। एक फरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब दोस्तों ये हमेशा आभासी और सीधा होता है। आपका आंसर इसका आंसर तो ये हो जाएगा आभासी और सीधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अगर दोस्तों देखिएगा कि कौन सही नहीं तो बोल रहा है कि प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंग को दोस्तों प्राथमिक मूलक रंग कहते हैं। दूसरा है प्रकाश के लाल, हरा तथा नीले रंग को मिलाकर एक अन्य सभी रंग के प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है मेजेंटा फाइन एवं पीला को राफाइन प्रकाश का द्वितीयक रंग कहते हैं। तीसरा है चौथा है दोस्तों लाल तथा पीला रंग के प्रकाश एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये रंग के दोस्तों इसको दो भागों में दोस्तों बांटते हैं। प्राथमिक रंग को दोस्तों बात करते हैं इसमें से लाल हरा एवं नीला इसमें आता है, लाल हरा नीला इसमें आता है। और दोस्तों बात करें द्वितीयक रंग का दोस्तों इसमें लाल प्लस नीला का दोस्तों मिलाइएगा, तो ये मेजेंटा प्राप्ति हो गई, मेजेंटा मिलेगा। दूसरा दोस्तों नीला प्लस हरा को मिलाइएगा, नीला प्लस हरा को मिलाइएगा दोस्तों ये फायन दोस्तों ये प्राप्त होगा, ये सायन प्राप्त होगा। और तीसरा दोस्तों मिलाइएगा लाल तथा हरा को मिलाइएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों ये पीला प्राप्त होगा। अब दोस्तों प्रश्न पाते हैं। प्रश्न पर दोस्तों डिम देखिएगा तो लाल तथा पीला रंग को दोस्तों एक दूसरे के पूरक होते हैं दोस्तों, यही गलत है। लाल जो दोस्तों होता है लाल पीला का दोस्तों ये पीला का दोस्तों ये नीला इसका पूरक होता है दोस्तों, ये लाल नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ नीला हो जाएगा। बात बाकी सभी के सभी सही ऊपर वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है प्राथमिक सेल या पंचायत सेल से प्राप्त दीप्त धारा का विभवांतर अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। दूसरा है जल विद्युत या उसमें विद्युत धारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का विभवांतर उच्च होता है दोस्तों। ये दोनों दोस्तों ये जो सही है। तो फिर पूछ रहा दोस्तों इसमें से सही नहीं है दोस्तों, ये ना तो दोस्तों
पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा दोस्तों ये सही नहीं है। दोस्तों इसमें सही कौन है दोस्तों, ये ना तो एक दोस्तों ये ना बी हो जाएगा। दोस्तों ये अपोजिट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों क्या होता है। अगर दोस्तों बात करती है सभी बिंदुओं पर एक समान होती है, ये सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। और दोस्तों बात करें ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, वेबर बाई मीटर स्क्वायर इसका आंसर होता है। ये इसका दोस्तों ये टेस्ला भी इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बल्ब में 4320 सी आवेश 3 घंटे पर प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का दोस्तों मान क्या होगा। दोस्तों प्रश्न फिर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ क्यूज दिया गया है, दोस्तों ये 4320 सेल्सियस दिया गया। और दोस्तों ये टाइम दोस्तों टी कितना गया है, 3 दिया गया है। और दोस्तों ये टी दोस्तों ये क्या है, घंटा में है तो इसको सेकेंड में बदल के, क्योंकि टाइम का दोस्तों ये यूनिट होता है सेकेंड में, तो 3 गुना 3600 कर लीजिएगा सेकेंड के अनुसार से। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि विद्युत धारा क्या होगा। विद्युत धारा दोस्तों क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। तो आई टी का दोस्तों और जब मान निकालिएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा। अब इसका मान रख लीजिएगा, तो इसका दोस्तों मान रख लेते हैं। तो मान जब रखिएगा तो 4320 दोस्तों क्यू हो जाएगा। और दोस्तों ये टी कितना दिया गया है, 3 × 3600। अब इसको काट लीजिएगा दोस्तों, तो ये 0.4 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर इसका ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध द्वारा प्रयुक्त शक्ति दोस्तों क्या होगी। दोस्तों देखिएगा 2 ओम द्वारा प्रयुक्त शक्ति क्या होगी, इसको दोस्तों निकालते हैं। तो उस दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं कि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम वाला वोल्ट दोस्तों ये समान होती है। समांतर क्रम में किसी चीज़ को रखिएगा तो ये समान ही प्रतीत होगा। दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 ओम। और दोस्तों ये भी बराबर दोस्तों ये भी दोस्तों ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सब समान होते हैं समांतर क्रम में। और दोस्तों जब और पूछ रहा क्या रहा है, विद्युत धारा पूछ रहा है, आई दोस्तों पूछ रहा है, तो आई बराबर दोस्तों वाट हो जाएगा। तो और हम लोग दोस्तों जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आई आर। यहाँ से दोस्तों हमको आई मिल जाएगा। तो भी कितना दिया क्वेश्चन फिर 2 दिया गया है, आई दोस्तों निकालना था। और दोस्तों ये आर कितना 2 दिया गया है, तो ये कितना आई कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब दोस्तों पूछ रहा है कि शक्ति से क्या होगा। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर पी बराबर भी आई दोस्तों होता है, पी बराबर भी आई होता है। तब दोस्तों सब का मान पता हो गया। तो भी का मान दोस्तों कितना है, 2 है। और एक आई का मान दोस्तों कितना है, 1 है। तो 2 बराबर 2 गुना 1 दोस्तों ये 2 आज का आंसर आ गया। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा दोस्तों, कितना समय लग जाएगा। दोस्तों ये लगभग दोस्तों होता क्या है दोस्तों, ये 3/4 होने में दोस्तों ये अर्ध आयु का 2 गुना समय दोस्तों ये लग जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, ये 2 गुना ये दोस्तों ये 3/4 होने में अर्ध आयु का 2 गुना समय लगता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। अगर दोस्तों देखिएगा समस्थानिक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला आते हैं दोस्तों, ये समस्थानिक होता क्या है दोस्तों। तो अगर समस्थानिक की पहले बात कीजिएगा तो समस्थानिक दोस्तों वो होते हैं जिसमें परमाणु संख्या दोस्तों समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोस्तों इसमें भिन्न होते हैं। पहला इसमें से इसमें परमाणु संख्या समान होती है दोस्तों, ये सही है। दूसरा है इसमें परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा है इसमें से परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है दोस्तों, ये भी सही है। चौथा है कि इसमें से परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है दोस्तों, ये गलत है। इसका आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 का में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों क्या होगी। अगर दोस्तों इसको निकालिएगा तो इसका दोस्तों इसकी संख्या निकालिएगा तो इसमें दोस्तों ये ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों मानिएगा, तो इसका दोस्तों कितना होता है, ये +2 हो जाएगा दोस्तों। इसका +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। कलर चेंज कर लें थोड़ा, +2 इसका दोस्तों आ जाएगा। और दोस्तों इसको निकालिएगा तो 2 इसका भी दोस्तों ये +2x तो आ जाएगा। अब माइनस दोस्तों 8 रख लीजिएगा, बराबर 0 कर लीजिएगा। दोस्तों अब क्या आ जाएगा, तो 2x प्लस दोस्तों ये 2 उधर जाएगा दोस्तों, ये घट जाएगा तो 100 आ जाएगा। और दोस्तों x बराबर ये 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है, एक ग्रह जिसका आकार पृथ्वी के समान तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना है, तो 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को ग्रह के ऊपर 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान दोस्तों कितना होगा। अगर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जी बराबर दोस्तों क्या होता है, तो Gm/r², जिसका दोस्तों हम लोग मान 10 मीटर मान सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों ये जी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये जी इंटू, और उसको बोल रहा है 4 गुना बोल रहा है, तो 4m दोस्तों r², तो r² दोस्तों यहाँ r² हो जाएगा। अब दोस्तों इसको निकालते हैं तो r² दोस्तों, तो ये बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये जी क्वेश्चन फिर क्या दिया गया दोस्तों, तो ये जी एम दोस्तों ये 4 हो जाएगा। अब 4/r², अब दोस्तों इसको निकालिएगा तो दोस्तों ये जी का मान दोस्तों कितना मान चुके हैं दोस्तों, तो ये 10 मान चुके हैं, तो 10 गुना 4 कर लीजिएगा, 10 गुना 4 कर लीजिएगा तो ये 40 आ जाएगा। और दोस्तों बोल रहा है कि इसका 4 गुना कितना होगा, 40 चौका दोस्तों ये 160 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्क कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी पर होती है दोस्तों, तो ये 36,000 किलोमीटर दोस्तों ये होती है। इसका आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा, 36,000। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो ये स्टीफन का नियम पर दोस्तों ये आधारित है। इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। और दोस्तों सीबेक के प्रभाव पर दोस्तों ये ताप युग्म पर दोस्तों ये आधारित है, ताप युग्म तापमापी पर दोस्तों ये आधारित है, को नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों बात करें कि वीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम दोस्तों ये ऑप्टिकल पायरोमीटर पर ये आधारित होती है, ऑप्टिकल पायरोमीटर पर ये आधारित होती है, सबको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है, दोस्तों इसको देखिएगा तो इसमें से किस में से दोस्तों ये नहीं होता है, तो ये दोस्तों ये बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण से बल्ब के दोस्तों ये कांच की सतह पर दोस्तों ये गर्म होने से दोस्तों ये नहीं होता है। इसका दोस्तों ये आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें कि ये चालन विधि पर दोस्तों कौन कौन काम करता है, चालन पर दोस्तों ये ठोस, ये चालन दोस्तों ये ठोस में ये काम करता है। और दोस्तों बात करें संवहन जो है, ये संवहन के आधार कौन कौन काम करता है, ये दोस्तों ये द्रव और गैस इसमें काम करती है। और दोस्तों बात करें निर्वात में, तो निर्वात ये विकिरण काम करती है, विकिरण, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों ये क्या होता है, तो ये तापमान घटने से घटता तथा तापमान के बढ़ने से दोस्तों ये बढ़ता है। इसको कई बार हम लोग डिस्कशन करा चुके हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, तापमान घटने से घटता है तथा तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पराश्रवी तरंग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। ये पराश्रवी तरंग दोस्तों होती क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों होती है, तो ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, ये कपड़ों से धूल हटा करके उन्हें साफ कर देती है और उनका उपयोग बीमारियों को उपचार के लिए किया जाता है। चौथा, ये स्वचालित दरवाजों को दोस्तों ये नियंत्रित करती है। तो उपरोक्त में से सभी दोस्तों ये कथन सही होगा। और दोस्तों बात करें दोस्तों ये पराश्रवी तरंग है दोस्तों, इसकी जो क्षमता होती है दोस्तों ये 20,000 हर्ट्ज से लेकर ज़्यादा है दोस्तों ये होती है। इसका दोस्तों ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब एनोबाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एनोबाइट की छड़ दोस्तों ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये ऋणाभिफित दोस्तों ये हो जाएगी। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, ये दोस्तों ये हो जाएगा, ऋणाभिफित हो जाएगा। और दोस्तों वही जब दोस्तों बात करें दोस्तों जब कांच की छड़ से दोस्तों ये जब रेशम को रगड़ा जाता है दोस्तों तो ये धनाभिफित हो जाता है दोस्तों। और कांच की छड़ से दोस्तों, कांच की छड़ से जब रेशम को दोस्तों ये रगड़ेंगे तो दोस्तों ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, धनाभिफित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक सौर सेल की दक्षता कहाँ तक है दोस्तों, आधुनिक दोस्तों तो ये लगभग में कितना तक, ये दोस्तों ये 25% तक है। इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की थी दोस्तों, ये 1983 में इसको शुरू की थी। आंसर इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना दोस्तों, ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये बना है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोरंडम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये कार्बोरंडम को दोस्तों ये SI दोस्तों ये सी होता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा दोस्तों। ये इसको दोस्तों ये कृत्रिम हीरा भी इसको बोलते हैं, कृत्रिम हीरा भी दोस्तों इसको बोला जाता है। और दोस्तों बात करें ये दोस्तों ये इसको ये काले रंग की होती है, ये काले रंग की होती है,
दोस्तों ये सबको नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये सिलिका कार्बाइड दोस्तों ये होता है, सिलिका कार्बाइड दोस्तों ये होता है, सिलिका कार्बाइड ये होता है। अगला प्रश्न है BR34 किस रोग से संबंधित है दोस्तों? ये मधुमेह से संबंधित। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों सीमेंट, कांच, दूध, सिलिका, रेत, उपरोक्त में से दोस्तों कौन सा मिश्रण दोस्तों होती है? सीमेंट, कांच और दूध दोस्तों इसमें से दोस्तों ये मिश्रण होगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है फोटोन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग में सही संबंध कौन सा होगा दोस्तों? ये जो है ये P बराबर E/c हो जाएगा। जो दोस्तों ये आइंस्टीन की दोस्तों ये नियम पर ये आधारित होती है। इसमें दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc² दोस्तों, इसी पर आधारित है। E बराबर mc² बराबर इसको लिख सकते हैं mc × c लिख सकते हैं। अब बराबर इसको लिख सकते हैं दोस्तों ये mc की जगह दोस्तों ये P ला सकते हैं, P × c हो जाएगा। और उस P का मान करें दोस्तों ये E/c हो जाएगा। ये आइंस्टीन के नियम पर आधारित था। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता के दौरान एक अल्फा कण के उत्सर्जन से दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों ये एक अल्फा कण के दोस्तों ये उत्सर्जन से इसमें दोस्तों परमाणु संख्या में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान ये 4 परमाणु द्रव्यमान में ये 4 की कमी होती है, जो दोस्तों उपखंडी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है एक संयोजी यौगिक के उदाहरण में निम्न से कौन सा दोस्तों है? दोस्तों ये संयोजक दोस्तों बात की जा रही है। तो ये है दोस्तों ये है CHCl3 दोस्तों ये हो जाएगा। और दोस्तों बात करती है धातु और अधातु के बीच के दोस्तों ये रिएक्शन दोस्तों ये आयनिक बोला जाता है, आयनिक रिएक्शन दोस्तों ये बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है Fe प्लस का Fe पर दोस्तों ये 3+ का दोस्तों ये रूपांतरण दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों? अगर देखिएगा दोस्तों तो इसमें देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें 2 था, लेकिन इसमें से एक घटकर इसमें इधर बढ़ गया। तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? देखिएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया गया है। और दोस्तों त्याग होना तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना दोस्तों तो ये रिडक्शन कहलाता है, अब देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है? ये त्याग हो रहा है। तो इसको दोस्तों ये ऑक्सीकरण इसको आराम से बोल सकते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीकरण, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन परबल अम्लीय होगा दोस्तों? इसका दोस्तों हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इसका दोस्तों क्या था? B तथा C, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है निम्नलिखित ग्राफीय प्रदर्शित दोस्तों ये क्या चीज़ ग्राफीय प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो ये चार्ल्स का नियम को दोस्तों ये करता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है अर्धवायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने का कारण ऐसा होता है? अगर दोस्तों देखिएगा तो ये जो होता है तो ये कॉपर कार्बोनेट के दोस्तों ये कारण ऐसा ये प्रतीत होता है, उसके कारण से ये देखने को ये मिलता है। संपर्क में आने से कॉपर की सतह पर ये हरी परत बन जाती है। अगला प्रश्न है संक्रमण तत्व की विशेषता दोस्तों क्या होती है? तो देखिएगा संक्रमण तत्व की दोस्तों जो होती है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को दोस्तों वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग को दोस्तों ये संक्रमण तत्व ये बोला जाता है, जो दोस्तों डी ऑर्बिटल कहलाता है। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा डी ऑर्बिटल। अगला प्रश्न है पोटाफिलम पानी के शोधन में उपयोगी क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये जो होता है दोस्तों ये कोलाइड विलयन का अवक्षेपित कर देती है, इस कारण दोस्तों ये इसका शोधन में उपयोगी होता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ये कोलाइड विलयन को अवक्षेपित कर देती है। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ये किलोमीटर ये होता है। इसका दोस्तों ये आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा दोस्तों? ये जल प्रदूषण के दोस्तों कारण होने वाला सबसे भयानक रोग दोस्तों कौन सा? ये हैजा है, बहुत दोस्तों ये भयानक बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति आरंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 50 सेकंड बाद उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इतने समय में वह तय की दूरी क्या होगी दोस्तों? अगर देखिएगा तो यहाँ यू जो है यू कितना दिया गया है? यू यहाँ 0 दिया गया है, टी 5 सेकंड दिया गया है, और दोस्तों भी कितना दिया गया दोस्तों? ये 4 दिया गया है। और दोस्तों एस का मान एस का पूछ रहा है कि इतने समय तक की दूरी पूछ रहा है दोस्तों, ये एस का मान पूछ रहा है।
दोस्तों एस का मान निकालने के लिए पहले हमको दोस्तों ए का मान निकालना पड़ेगा, और एक ए बराबर क्या होता है, दो दोस्तों वी माइनस यू बाई टी होता है। और तो ये वी कितना 4 माइनस यू कितना 0 और टी कितना दिया गया दोस्तों, ये टी जो है ये 5 दिया गया, तो ये 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। और एस बराबर दोस्तों क्या होता है यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब दोस्तों इसको बैठाइएगा, तो इसको बैठा कर दोस्तों देखिएगा, तो ये यू कितना दोस्तों ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ टी दोस्तों यू टी 0 हो जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा इसका, अब इंटू 5 आ जाएगा। तो काटिएगा दोस्तों, तो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 50 प्रश्नों का डिस्कशन किए। तो अगर पसंद है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।